गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो आप अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस भर्ती 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अभी तक है वो 47 टेस्ट है वो कर लिए हैं। 47 टेस्ट हमने कर लिए हैं। आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो है 48वां टेस्ट। जो हमने 47 टेस्ट किए हैं आपके पूरे के पूरे सिलेबस को है वो कवर कर रही हैं। तो हम अपने जो आरएस प्री का सिलेबस है उसको अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। अगर हम इन 47 टेस्ट की बात करें तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि मानिए कि हमने 47 टेस्ट अभी तक किए हैं और पर टेस्ट में अगर एवरेज हम 30 क्वेश्चन माने, कभी मैं आपको अगर 25 क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ तो कभी मैं आपको 40 क्वेश्चन भी सोल्व करवाती हूँ। एवरेज अगर हम 30 क्वेश्चन पर डे माने तो 47 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे लगभग 1410 क्वेश्चन है अभी तक हमने कर लिए हैं पूरे सिलेबस के, जिसमें से रीजनिंग और मैथ है हमने इंक्लूड है वो नहीं किया है। तो हमारा जो सिलेबस है हम अच्छे से कवर कर रहे हैं और अभी तक है वो हमारे कितने 47 ही टेस्ट हुए हैं। अभी हमारे जो आरएस प्री की एग्जाम डेट है वो प्रस्तावित है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर ये प्रस्तावित है। तो अगर हम मान के चले हमारे पास मोटा माटी कितने दिन है, हमारे पास दिन है आपके 50 दिन। 30 दिन आप सितंबर के मानिए और आपके 20 दिन है आप अगस्त के मानिए। तो अगस्त और सितंबर 50 दिन हमारे पास है। तो लगभग मैं 50 की जो टेस्ट है और आपको करवाऊंगी तो हमारे 100 टेस्ट है वो हो जाएंगे। और 100 टेस्ट में हमारे इतने अच्छे से हमारे जो आरएस प्री का सिलेबस है इतने अच्छे से उसका रिवीजन हो जाएगा कि जो हमने टारगेट रखा था 100 प्लस के मार्क्स का वो अच्छे से हम अचीव कर लेंगे। तो आपको अच्छे से क्लासें लेनी है, क्लासें लेने के साथ साथ है इनका रिवीजन भी करना है। और जो मैं आपको कहती हूँ कि आप ये इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कीजिए, उनको अच्छे से नोट डाउन करके उनका भी रिवीजन करते रहना है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज के टेस्ट हमारे टेस्ट नंबर 48 की बात करें तो जो टेस्ट नंबर 48 है इसमें हमारे इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी इनके क्वेश्चंस रहने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसमें हमारे इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनके भी क्वेश्चंस रहेंगे। जिस प्रकार हम इंडियन पॉलिटी के एक जैसे मैं टेस्ट लेती हूँ तो उसमें एक आपके पूरा का पूरा टॉपिक ही कवर करवाती जा रही हूँ। जैसे हमने पहले किया था आपके संविधान सभा, उसके बाद प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, इसी प्रकार हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सारे के सारे टॉपिक है अच्छे से कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का जो टेस्ट है हमारा स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है 13 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार प्रारूप पर विचार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया गया। तो इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। अगर हम संविधान सभा के बारे में बात करें तो इसमें दोनों कथन गलत दिए हुए। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में 13 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नहीं रखा गया, 13 दिसंबर को रखा गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। संविधान सभा की बात करें तो इनसे जो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्वेश्चंस है वो हर बार बनते हैं। वो क्या है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन वो कब हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो अध्यक्ष आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को है वो सबकी सर्वसम्मति से अधिवेशन का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया था? डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा है उन्हें चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर जो आपका 11 दिसंबर 1946 को अधिवेशन था, 11 दिसंबर 1946 को अधिवेशन था, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष है वो चुना गया था। स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि जो BN राव थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किए गए थे। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था।
और 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। और इसमें भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार नहीं है, किसके द्वारा तैयार था ये था पंडित जवाहरलाल जी के द्वारा तैयार। तो हमारा ए और बी दोनों कथन असत्य हैं, तो न तो ए और न ही बी सत्य है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। इस प्रकार हमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिकॉल करना है, अच्छे से उसको सॉल्यूशन देखना है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मैं आपको ये टेस्ट करवाऊंगी, ये तो आपके पूरे सिलेबस के करवाऊंगी। जो पीछे के आपके 2021 तक जितने भी आपके आरएस प्री के एग्जाम हुए हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको सारे के सारे जल्द ही करवा दूंगी। इस क्वेश्चन की बात करें, केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारिया आयोग में कौन सदस्य शामिल थे? HR गोखले, B शिवरमन, SR सेन, VP साठे। सही कूट का चयन करना है। अगर हम बात करें सरकारिया आयोग की तो 1983 में केंद्र राज्य के जो संबंध थे उनकी जांच करने के लिए है वो सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश थे कौन थे? सरकारिया RS सरकारिया, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। तो इनके इस आयोग है जो सरकारी आयोग, इनमें सदस्य देखें तो सदस्य एक तो इसमें थे बी शिवरमन, इसके साथ साथ थे SR सेन और तीसरे थे रामा सुब्रमण्यम। तो ये भी आपको याद रखना है, तो इसमें आपके बी सी दे रखे हैं, ए और डी है नहीं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है 2। अब आपको याद रखना है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? 1983 में। किसके लिए? केंद्र राज्यों के जो संबंध थे उनकी जांच के लिए गठित किया गया था। इसमें सदस्य कौन कौन थे? बी शिवरमन, SR सेन और रामा सुब्रमण्यम। आपका राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध अपील सुनना, सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार करना, अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देना, दोषी लोक सूचना अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगा सकता है। तो इसमें जो दिए गए हैं ये सभी के सभी कार्य है वो किसके हैं? केंद्रीय सूचना आयोग के हैं। साथ में जो आयोग है वो स्वयं भी अपने स्तर पर सूचना उपलब्ध करवा सकता है। तो ये सारे के सारे कार्य हैं किसके हैं? केंद्रीय सूचना आयोग के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4th। इसमें आएगा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे के सारे हैं वो राइट है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रह चुकी है? सुमित्रा सिंह, तारा भंडारी, कमला बेनीवाल और यशोदा देवी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2। तारा भंडारी है वो प्रथम और एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। अगर बात करें कि कब रही थी तो वो रही थी 1998 में। 1998 में राजस्थान राज्य में प्रथम व एकमात्र महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, याद रखना कौन है? उपाध्यक्ष। अगर हम बात करें कि प्रथम व एकमात्र महिला जो राजस्थान विधानसभा है उसकी अध्यक्ष रह चुकी है, अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन रह चुके हैं? सुमित्रा सिंह। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 2। अध्यक्ष सुमित्रा सिंह और उपाध्यक्ष तारा भंडारी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखेगा। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 4th, A, B और C। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के बारे में बात करें तो 200 के तहत जो राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक अपनी अनुमति है वो रोक सकता है। साथ में वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए आरक्षित रख सकता है। धन विधेयक के अतिरिक्त कोई और विधेयक है तो उसको भी विधानमंडल के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इसमें तीनों के तीनों कथन सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन।
राजस्थान में संभागीय स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, जिला प्रमुख और उपायुक्त में से कोई नहीं। अगर हम बात करें संभागीय स्तर पर, तो संभाग स्तर पर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है वो संभागीय आयुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर ये पूछता जिला स्तर पर जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है वो कौन होता है, वो होता है जिला कलेक्टर। तो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जिला स्तर, और संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो अगर हम इस मुख्यमंत्री की नियुक्ति के उल्लेख की बात करें तो ये आपको अनुच्छेद 164 में दिया गया है। अनुच्छेद 164 में उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। और मुख्यमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति तो मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर, मुख्यमंत्री की यानी सीएम की अनुशंसा पर है वो राज्यपाल जो अन्य मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री, तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उन्हें शपथ भी दिलाता है, उन्हें शपथ भी दिलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, ये उल्लेख किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। इनमें सत्य कथन की बात करें तो हमारे दोनों के दोनों कथन है वो सत्य हैं। सबसे पहले बात करें राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, तो इन सदस्यों का निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आप विधान परिषद के अगर कुल सदस्यों की बात करें, कुल सदस्यों के, तो इन कुल सदस्य होते हैं विधान परिषद में, तो इनमें से कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य होते हैं उनका तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उनको तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में 5/6 सदस्यों को तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बाकी के जो 1/6 सदस्य बच गए उनको कौन है, उनको राज्यपाल है वो नामित करता है, राज्यपाल नामित करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही दिया गया, कथन ए है वो सही है। और इसमें एक चीज और आप याद रखना, राज्यपाल जिन लोगों को नामित करता है उन नामित सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में कभी भी किसी भी स्थिति में हम है वो अदालत में इसको चुनौती है वो नहीं दे सकते। ये आप अच्छे से याद रखना कि इन जो राज्यपाल के द्वारा जो जिन सदस्यों की नियुक्ति की जाती है विधान परिषद में, उनकी नियुक्ति के संबंध में किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इम्पोर्टेंट बनता है। और अनुच्छेद 168 में है ही कि राज्य विधानमंडल है किस में से बनता है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अगर विधान परिषद नहीं होती तो उसमें राज्यपाल और विधानसभा होता है, जैसे हमारे राजस्थान में वो विधान परिषद नहीं है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन है वो सत्य दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए व बी दोनों सत्य हैं। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य में पहले मध्यावधि चुनाव है वो कब हुए थे? 1980 में, 1985 में, 1995 में और 1975 में। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य में पहले मध्यावधि चुनाव की, तो पहले मध्यावधि चुनाव सबसे पहले कब हुआ था? 1980 में हुआ था। क्यों? क्योंकि जब छठी विधानसभा थी, छठी विधानसभा वो 5 वर्ष पहले ही, 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले ही भंग हो गई थी, 5 वर्ष से पहले ही भंग हो गई। इसलिए छठी विधानसभा है उसके मध्यावधि चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 1980 में। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद की वर्ष में 2 बार बैठक तथा 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है।
तो अगर इनमें हम सत्य कथन हमें बताना है तो सत्य कथन की बात करें तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। दोनों कथन सत्य कैसे हुए, ये तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य होते हैं, उनका तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। किससे होता है, जो आपकी निर्वाचन की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होती है उसके तहत जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और 1/6 सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल है वो नामित करता है, राज्यपाल नामित करता है। अब हम बात करें पहले कथन की, तो विधान परिषद की वर्ष में 2 बार बैठक तथा दोनों बैठकों के मध्य है वो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको एक चीज और याद रखनी है, वो कौन सी, कि जो अनुच्छेद कौन सा 189 है, उसके तहत जो विधान परिषद है उसकी जो गणपूर्ति है, विधान परिषद की गणपूर्ति है, उसके लिए कम से कम 10% सदस्य है वो सदन में उपस्थित होने चाहिए। लेकिन ये देखना है कि जो 10% सदस्य है वो 10 से कम नहीं होंगे। यानी अगर मान लीजिए कि आपके गणपूर्ति के लिए 10% है, 10% अगर हम देखें तो मान के चलिए आप 15 हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन 10% अगर 9 हो रहे हैं तो नहीं, 10 से कम सदस्य है वो नहीं होने चाहिए। गणपूर्ति में वैसे तो सदस्य है वो सदन के 10% उपस्थित होने चाहिए, लेकिन वो संख्या है वो 10 से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो आपको तीनों चीजें ध्यान रखनी है। तो इसमें कथन ए और बी दोनों सत्य दिए गए हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। राज्य विधानमंडल में किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। महाधिवक्ता संबंधित राज्य का पहला विधिक अधिकारी होता है। उसे राज्यपाल द्वारा निर्धारित वेतन मिलता है। उसके पास राज्य की विधायिका में मतदान का अधिकार है। तो इसमें क्या बोला है, सही नहीं है। तो इसमें जो गलत दिया हुआ है वो है आपका ऑप्शन है फोर्थ। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसे राज्य की जो विधायिका होती है उसमें मत देने का अधिकार है वो नहीं होता। वह राज्य विधानमंडल होता है उसकी बैठक में भाग ले सकता है, बैठक में है वो भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत है वो नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता। महाधिवक्ता राज्य का है वो कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है, और राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी भी होता है। पहला विधिक अधिकारी बोल दे या सबसे बड़ा विधिक अधिकारी, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। तो ये चीजें आपको महाधिवक्ता के बारे में याद रखनी है। तो आपका जो गलत दिया हुआ है वो ऑप्शन है फोर्थ दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ आ जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वाद में न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि संसद के द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। शंकरी प्रसाद वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, केशवानंद भारती वाद और बेरुवाड़ी वाद। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड। केशवानंद भारती वाद था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा था कि संसद के द्वारा संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य, केरल राज्य, ये वाद कब का था, ये था 1973 का। इसके तहत है आपके 24वां, 25वां और 26वां और 29वां, ये आपके 4 संविधान संशोधन थे। इन 4 संविधान संशोधनों को चुनौती दी गई थी। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जो केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्यवाद है वो 1973 का था, और इसके तहत है वो 24वें, 25वें, 26वें और 29वें जो संविधान संशोधन था उसको चुनौती दी गई थी। तो इस जो आपका केशवानंद भारती वाद जो आपका वाद था, इसका जो निष्कर्ष क्या था, इसमें जो न्यायपालिका थी, सुप्रीम कोर्ट था, उसने स्पष्ट किया था कि जो अनुच्छेद 368 है, कौन सा अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 में ही दिया होता है कि संविधान का संशोधन, संविधान में संशोधन। तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया अपनाते हुए संसद है वो संविधान के किसी भी भाग का संशोधन तो कर सकती है।
संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती, मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया था कि मूल ढांचा क्या है वो समय समय पर ये खुद परिभाषित करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी रियासतों में लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थे? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर। तो इस क्वेश्चन में नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा। पहला ऑप्शन होगा जिसमें आपको ए और बी, दूसरा ऑप्शन होगा बी, सी और डी, तीसरा ऑप्शन है आपका ए, सी और डी, और चौथा ऑप्शन है सी व डी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड, ए, सी और डी, यानी जोधपुर, आपका बीकानेर और जयपुर, इन तीनों में है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना से पहले भी इनमें लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थे। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। असुमेलित युग्म है उनका चयन करना है। राष्ट्रपति संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ये अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, ये 54 में दी गई है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है वो किस में दी गई है? अनुच्छेद 72 में दी गई है। और राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में दी गई है। तो इसमें जो असुमेलित है वो है आपका ऑप्शन है बी। तो ये असुमेलित युग्म दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन बी हो गया। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो दी किस में गई है? तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या रीति मान ली ये आपके अनुच्छेद 55 में दी गई है। किस में? अनुच्छेद 55 में दी गई है। अब अगर हम 55 में ये दी गई है तो फिर 54 में क्या है? ये अगर हम देखें तो 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल, ये किस में है? ये है आपके 54 में। आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा। अगर आपसे पूछे कि इस निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं, तो जो संसद के दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, आपकी लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के तो निर्वाचित सदस्य है। साथ में आपको याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जो भी राज्य हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इनके निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है इसके बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या? संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, एक चीज याद रखना, निर्वाचित सदस्य होते हैं ना कि मनोनीत सदस्य, ये होंगे। दूसरे, राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उनके निर्वाचित सदस्य होंगे। और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। उसके द्वारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, कौन से? दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी, दूसरा पुदुचेरी, तो इनके जो ये संघ शासित है वो राज्य के विधानसभा के जो इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। कौन से? निर्वाचित सदस्य। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी। और एक चीज आप याद रखना कि राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल है उसमें ना तो संसद के यानी जो आपके लोकसभा और विधानसभा है ना तो उनके, और ना ही जो राज्य के विधानसभा परिषद है उनके मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले लेते। तो जहां भी मनोनीत सदस्य आपको दिख जाए तो वो हमें नहीं करना है। ओनली फॉर कौन से? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि मैंने निर्वाचन मंडल के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई हैं। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अभी वही क्वेश्चन आ गया। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसका एकदम सही आंसर है कर पाओगे। संसद के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। सबसे पहला चीज याद रखनी है कि जो निर्वाचक मंडल है वो किस में है? अनुच्छेद 54 में है।
किसमें? अनुच्छेद 54 में। संसद के सभी सदस्य नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि संसद यानी संसद का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, इनके सभी सदस्य नहीं होते, इसके सिर्फ निर्वाचित होते हैं। ए नहीं होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल सही है। संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित होते हैं वही होते हैं, यानी 2, 3 और 4 होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन में जो मैंने पहले बताया अच्छे से समझ में आया तो आपने फटाक से आंसर बी कर दिया होगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का अंतिम फैसला है वो किया जाता है संसद द्वारा, स्पीकर द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय है उन्हीं का अंतिम फैसला होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और कार्यपालिक शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। तो हमें कथन ए और आर के बारे में बात करनी है। तो हमारा जो राइट आंसर वो होगा कि दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की व्याख्या है वो नहीं करता। ये कथन कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े। इसमें दिया गया कि सही तो दोनों ही है, लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो और उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। तो जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी कि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। वे सदस्य जो राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। हमें पता है संसद के निर्वाचित सदस्य हैं वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य नहीं लेते, लेकिन ये है वो महाभियोगी प्रक्रिया में भी भाग नहीं लेते। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असत्य कथन है उसे छांटना है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गई सलाह को जांचने के न्यायालय अधिकृत है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्य हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो जो राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन सी, जो कि गलत दिया हुआ है। बाकी के तीनों कथन है वो बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन हमें चुनना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीडी जती राष्ट्रपति बने थे। सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद हैं। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति है जिनका निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुआ है। 73वां संविधान संशोधन के समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। तो इसमें हमें सत्य कथन नहीं है वो चुनना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीडी जती है वो राष्ट्रपति बने थे। इसका हमने राइट आंसर तो ये बता दिया। तो अब हम ये भी देखेंगे कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कौन बने थे। पहले तो ये देखेंगे कि जाकिर हुसैन है उनका कार्यकाल कितना था। उनका था 13 मई 1967 से 13 मई 1967 से उनका था 13 आपके कितना था 3 मई 1969 था। 3 मई 1969 67 से कितना था 69 था। और इनकी जो अकाल ही जो इनके कार्यकाल के दौरान है वो मृत्यु हो गई थी। तो बाद में पहला यानी प्रथम कार्यवाह राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे वीवी गिरी।
वीवी गिरी। तो इससे एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद है राष्ट्रपति कौन बने थे, वीवी गिरी बने थे। एक क्वेश्चन ये बन गया कि प्रथम कार्यवाह है राष्ट्रपति कौन बने थे, वीवी गिरी बने थे। कब ये बने थे, 1969 में। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इससे बन जाते हैं। एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जाकिर हुसैन के बारे में और बता देती हूँ आपको कि अगर आपको पूछ ले कि सबसे लंबी अवधि तक है वो किसका कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति में, तो वो रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगर सबसे कम कार्यकाल की कम अवधि पूछ ले तो सबसे कम रही थी, सबसे कम जो आपकी अवधि थी वो रही थी जाकिर हुसैन की। लेकिन इसमें आपको कार्यकारी राष्ट्रपति ये जब जाकिर हुसैन बने थे वो आपको इंक्लूड नहीं करना। ऐसे ही क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो हमारे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जाकिर हुसैन है इनका जो कार्यकारी जो राष्ट्रपति पद था वो गिन लेते हैं, ये नहीं। इनकी जो कम अवधि है वो कितनी थी, 1 वर्ष 11 माह थी। 1 वर्ष 11 माह थी। तो सबसे ज्यादा अवधि है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और सबसे कम है वो किसकी है, जाकिर हुसैन की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से असत्य विकल्प का चयन करना है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के चिड़ावा झुंझुनू से है। इनके सामने विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट आल्वा थी। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वे झारखंड के राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति का यह 16वां चुनाव था। तो हमसे अगर राइट आंसर पूछे तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व वे झारखंड के राज्यपाल थे, ये इसमें गलत दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन है उनको चुनना है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो इसमें हमें असत्य कथन है वो बताना है और असत्य कथन कौन सा है, ओनली फॉर ऑप्शन बी, यानी जो आपका कथन फोर्थ है वो इसमें असत्य दिया हुआ है। तो फिर ऑप्शन 4 में क्या चीज गलत दे रखी है, यानी आपका जो कथन 4 है उसमें क्या चीज गलत दे रखी है। इसमें ये दे रखा है कि इसको कब हटाया जा सकता है, यदि जो राज्यसभा है वो अपने जो समस्त उसी टाइम तत्कालीन सदस्य होते हैं उन समस्त सदस्यों के बहुमत से अगर उसे पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो पारित कर देती है और प्रस्ताव को पारित करने के बाद है लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, लोकसभा है उसे स्वीकार कर देती है, वो कर देती है, तो उस टाइम उपराष्ट्रपति को अपना पद है वो छोड़ना पड़ता है। तो इसमें आपका जो कथन 4 है वो गलत दिया हुआ है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का पद है वो रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति का पद 2 माह है, 3 माह है, 6 माह है और कोई समय सीमा नियत नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, कोई भी समय सीमा है वो नियत नहीं है। तो अगर हम हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनके पद के रिक्त होने के बारे में बात करें तो आपका अनुच्छेद 68 है, उसके अनुसार उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है अगर वो समाप्त हुई है, उस समाप्ति से अगर पद है वो रिक्त हुआ है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन है वो पदावधि होती है, उसकी समाप्ति से पहले है वो निर्वाचन करवा लिया जाता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग दिया जाता है या फिर पद से हटा दिया जाता है, ऐसी कंडीशन में है वो जो आपका निर्वाचन है वो एज सुन एज करवाया जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो नया राष्ट्रपति होता है वो 5 साल तक अपना पद धारण करेगा। एक चीज आप याद रखना, संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति इस चीज की कोई भी उल्लेख नहीं है, यानी कोई भी प्रावधान नहीं है। तो संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होते हैं
उन पे जो अंतिम फैसला होता है वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये किस में है? अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है। तो ये जो मैंने 4-5 चीजें आपको अब बताई है उपराष्ट्रपति के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इन्हें एक साइड में नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से इन चीजों को ध्यान रखना है। ये मैंने आज आपको 24 क्वेश्चन करवाए। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ताकि इस क्लास का फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।